गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट डिस्कशन जो हमारा था वो पूरा का पूरा फोकस था एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशंस, उनके पैटर्न और इंडियन इकोनॉमी में उनके कंट्रीब्यूशन को लेके। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं और उस कंट्रीब्यूशन, उस नेचर, उस क्लासिफिकेशन का इम्पैक्ट स्टडी करते हैं और कुछ नई नई बातें जानते हैं। जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसा टॉपिक है जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में किसी न किसी रूप में आपके पेपर में पूछा गया है। जॉबलेस ग्रोथ क्या है? ऐसी ग्रोथ, जीडीपी का ऐसा बढ़ना जो कि एम्प्लॉयमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं डालता हो। मतलब जीडीपी तो बढ़ रही है लेकिन एम्प्लॉयमेंट का लेवल नहीं बढ़ रहा। कहने का मतलब है एक ऐसी ग्रोथ जो किसी को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं कराती हो, ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं हो रहा हो, ठीक है, और बेहतर टेक्नोलॉजी की वजह से अगर जीडीपी बढ़ रही है तो ऐसी ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ की कैटेगरी में रखते हैं। कहने का मतलब क्या है? इकोनॉमी बढ़ रही है, वो किसी भी वजह से बढ़ सकती है। आपने रिसोर्सेज ज्यादा लगा दिए, आपने टेक्नोलॉजी नहीं लगा दी, यहां पे ये जो ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। सो आपने रिसोर्सेज एक्स्ट्रा लगा दिए, ह्यूमन रिसोर्स नहीं लगाए, आपने रिसोर्सेज एक्स्ट्रा लगा दिए, आपने टेक्नोलॉजी को इतना बेहतर कर दिया कि इकोनॉमी में जीडीपी तो बढ़ रहा है लेकिन उस जीडीपी के बढ़ने का फायदा लोगों को नौकरियां मिलने में नहीं हो रहा। ऐसी ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ की कैटेगरी में रखा जाता है। इंडिया जैसी कंट्रीज जो अंडर डेवलपिंग है वो इस सिचुएशन से कई बार गुजरती हैं, जहां पे इकोनॉमी तो ग्रो करती है बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में कोई ग्रोथ नहीं आती है। नाउ इंपॉर्टेंट बात है हमको याद रखनी है, जॉबलेस ग्रोथ एक ऐसी सिचुएशन है, डेफिनेशन हम बात कर चुके हैं, लेकिन सबसे वर्ड जरूरी वर्ड क्या है? जॉबलेस ग्रोथ आपकी इकोनॉमी में क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ला सकता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट अब अवेलेबल ही नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना और ह्यूमन रिसोर्स को डिमोट करना कभी भी फेवरेबल नहीं माना जाता है कि इकोनॉमी के लिए। क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ऐसी सिचुएशन जहां अब अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करना लगभग नामुमकिन सा हो जाए, बार बार से लौट कर आने वाला अनएम्प्लॉयमेंट। तो जीडीपी भले ही बढ़ती रहेगी लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट भी उसके साथ बढ़ता रहेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़े तो अच्छी बात है, बट अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है तो वो एक बड़ी नुकसान और दिक्कत वाली बात है। जॉबलेस ग्रोथ एक बहुत ही अनफेवरेबल सिचुएशन होती है किसी भी इकोनॉमी के लिए। Why are we relying more on technology and less on employment? जॉबलेस ग्रोथ के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो टेक्नोलॉजी है। तो हम ऐसा कर क्यों रहे हैं फिर कि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा डिपेंडेंट क्यों हैं? इसीलिए टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है, इसीलिए टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जा रहा है, या टेक्नोलॉजी क्यों मार्केट को कैप्चर कर रही है? क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज जो बाहर के देशों से आई हैं उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का देते हैं और बहुत जल्दी ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने की जो उनकी कैपेसिटी है वो बहुत स्पीडी है। आ, जो नई टेक्नोलॉजीज हैं वो ग्रोथ रेट अच्छा ऑफर करती हैं, रिसोर्सेज का यूज बड़ा इफेक्टिवली करती हैं, टेक्नोलॉजी से जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो क्वालिटेटिव होते हैं, एंड इसका जो रिजल्ट है वो क्या हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज और ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होती चली जा रही है और जो ग्रोथ रेट है वो जॉबलेस नजर आ रही है। नाउ एक डेटा आपको मैं यहाँ पे देता हूँ जो आपको याद रखना है। जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है हमारा वो पिछले 50 से 60 सालों में 3.6% से बढ़कर 8% पर एनम तक गया है, जबकि एम्प्लॉयमेंट का जो ग्रोथ रेट है वो 1.5% से गिरकर 1% पर आ गया है। ये डेटा इस बात को साबित करता है कि इंडिया जो है
वो जॉबलेस ग्रोथ के क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट साइकिल में उलझा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, हम जो देखते हैं सिचुएशन हमारे चारों ओर, जो नेता लोगों के जो बड़े बड़े भाषण आप लोग सुनते हैं, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और विकास और बहुत सारी बातें, जो गरीब का विकास हो जाएगा, और पहले कांग्रेस ऐसा करती थी, अब बीजेपी ऐसा कर रही है। तो इन चीजों को जब आप देखें तो क्रिटिकली एग्जामिन करें, किसी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, क्रिटिकली चीजों को एग्जामिन करें कि ऐसी ग्रोथ नहीं चाहिए किसी इकोनॉमी को जहां पे जीडीपी ग्रोथ रेट में तो 4% का जंप है और एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ रेट में ½ % का नेगेटिव डाउनफॉल है, डिक्लाइन है। ऐसी इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाती है लॉन्ग रन में। फिर दो ऐसे टर्म हैं, कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, जिसकी समस्या से पूरा भारत लंबे समय से परेशान है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर फोर्स को गवर्नमेंट ने कैजुअलाइज और इनफॉर्मलाइज कर लिया। जो जिसको हम कहते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को नौकरी पे रखना, परमानेंट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ना देना, एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जब लोगों को दिया जाता है तो वो कैजुअलाइजेशन या इनफॉर्मलाइजेशन की कैटेगरी में आता है। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, डेटा पे हम बाद में जाएंगे, पहले सिंपल डेफिनेशन पार्ट देख लेते हैं। कैजुअलाइजेशन का मतलब क्या है, जहां पे लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं। परसेंटेज ऑफ कैजुअली हायर्ड वर्कर्स जो टोटल वर्कफोर्स में है, वो 23% हुआ करता था 72-73 में, जो 33% हो गया 2000 तक, और अभी जो उसका रेशो है वो 30.9 तक आया है, थोड़ा सा डिक्लाइन है, जो कि एक अच्छी बात है। 33% वापस चला गया 2015-16 में। अगर आज का डेटा आप निकालेंगे तो ये करीब 35% के आसपास आपको मिलेगा। आप सोचिए, देश की 35% वर्कफोर्स परमानेंट जॉब पे नहीं है, मतलब पहले ही जॉब पे पूरी पॉपुलेशन का पहले ही जॉब पे सिर्फ 50% है, और उस 50% का जब मैं 35% निकालता हूं, तो अगर देखा जाए तो कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का अराउंड 15% जो लोग हैं, सिर्फ वो एक फुल टाइम रेगुलर जॉब पे हैं। अदरवाइज जो 85% पॉपुलेशन है वो या तो किसी पे डिपेंडेंट है या फिर कैजुअल और इनफॉर्मल वर्कफोर्स के रूप में काम कर रही है। परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स जो 62% हुआ करते थे कभी, वो अब गिर के 46% पे आ गए हैं। ह्यूज डिक्लाइन है। सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल के अंदर भी जो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स होते थे, उनका क्वांटिटी भी काफी गिर गया, काफी रिड्यूस हो गया, काफी नीचे चला गया है। अगेन कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन का इम्पैक्ट है। परसेंटेज ऑफ रेगुलरली हाई, देखिए ये सेल्फ एम्प्लॉयड की बात थी, ये कैजुअल की बात थी, या रेगुलर की बात आ गई। रेगुलर वर्कर्स इन टोटल वर्कफोर्स कंटिन्यू टू अराउंड 15%, मैंने अभी अभी आपको बताया डेटा, करीब करीब 15% के आसपास था, जो कि बढ़ के सिर्फ 17% तक गया है। अभी कोई मेजर जंप या मेजर पुश उसमें नहीं है। कैजुअलाइजेशन, जहां पे डेली बेस पे लोग काम करते हैं, हम जानते हैं डेफिनेशन के बारे में। इस डेटा को देख के क्या कंक्लूजन निकलता है, बल्क ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स रूरल एरिया में है, हम पहले भी ये कंक्लूजन लास्ट लेक्चर में निकाल चुके हैं। दूसरा कंक्लूजन क्या निकलता है, दूसरा कंक्लूजन निकलता है पीपल वर्क ऑन देयर फार्म्स एंड फील्ड्स, ज्यादातर वहीं से कमाई हो रही है। वो वहां पे इसलिए काम नहीं कर रहे कि उनको वहां से प्रॉफिट मिलता है, वो वहां पे इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि कहीं और काम अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कई लोग ऐसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कई लोग अपने खेत पे सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं कि चलो खेत पे आते हैं, उनकी वहां जरूरत नहीं है। एक खेत जिसपे 2 लोगों से काम हो सकता है, वहां पे 4 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 हैं, इनको डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड कैटेगरी में रखा जाता है। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, वो लोग जो कि दिखता तो है कि एम्प्लॉयड हैं, लेकिन एक्चुअली में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑलमोस्ट जीरो होता है। एक जगह जहां पे 2 लोगों से काम चल सकता है, 2 लोगों को जॉब देके काम चल सकता है, वहां पर अगर 4 लोग, 5 लोग, 8 लोग, 10 लोग अगर काम करने लग जाएंगे, तो वो जो एक्स्ट्रा है, 2 के ऊपर जो एक्स्ट्रा लोग काम कर रहे हैं,
उन एक्स्ट्रा लोगों का कोई भी कंट्रीब्यूशन इनटू द जीडीपी नहीं होगा। तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट क्या कहलाता है? ऐसा एम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। ओके, नाउ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बाद अब हम बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन की। इनफॉर्मलाइजेशन एक और दूसरी प्रॉब्लम है। इनफॉर्मल और फॉर्मल दो तरीके के बिजनेस सेक्टर हैं। फॉर्मल सेक्टर जहां पे गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर फॉर्मली आपको अपॉइंट करके जॉब मिलता है, और इनफॉर्मल सेक्टर में आपके ये थड़ी वाले, रेहड़ी वाले, ठेला चलाने वाले, ये जो लोग हैं, सब्जी मंडी का जो मार्केट होता है, ये आपके इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर नॉर्मली आता है। किराने की दुकान पे जो काम करते हैं लोग, वो सब लोग इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काउंट होते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जहाँ पे ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो 10 या उससे ज्यादा लोगों को काम करवा रहा है अपने यहाँ पे, वो फैक्ट्री की डेफिनेशन में आ जाते हैं और फिर वो रेगुलराइज हो जाते हैं। सो रेगुलराइज्ड मार्केट को फॉर्मल सेक्टर कहते हैं, जो कि लीगली मॉनिटर और कंट्रोल किया जाता है। इनफॉर्मल सेक्टर ऐसा मार्केट होता है जहाँ पे 10 से कम लोग नॉर्मली काम करते हैं और उसके ऊपर नॉर्मली गवर्नमेंट का कोई ज्यादा बड़ा रेगुलेशन या कोई ज्यादा बड़ा कंट्रोल नहीं होता। एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस से देखेंगे तो इंडिया में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट में कंट्रीब्यूशन इनफॉर्मल सेक्टर का निकल के आता है। ठीक है ना, कुछ बातें करते हैं। वर्कर्स इन फॉर्मल सेक्टर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलती है, परमानेंट होते हैं तो पीएफ, ग्रेच्युटी, पेंशन, सारी सुविधाएं मिलती है। इनफॉर्मल वाले को ये चीजें नहीं मिलती है। देन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द फॉर्मल सेक्टर प्रोटेक्टेड होता है। आपको सैलरी नहीं मिलेगी तो बहुत सारे कानून हैं, सैलरी क्रेडिट की जाती है सीधी आपके अकाउंट में, आपको चेक्स के थ्रू पेमेंट मिलता है। वहीं पे इनफॉर्मल सेक्टर में नॉर्मली कैश के थ्रू सौदा होता है, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं है। काम करवाने के बाद आपको तनख्वाह नहीं भी दी तो वो बेचारा कहीं जाके उस चीज को जो है प्रूव नहीं कर सकता। सिर्फ मिनिमम वेजेस एक्ट एक कानून है हमारे देश में जो इनफॉर्मल सेक्टर को थोड़ी बहुत मदद देता है, बाकी उसके अलावा और कोई कानून हमारे यहाँ पे नहीं है। फॉर्मल सेक्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रेड यूनियंस होती हैं, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई सुविधा नहीं होती है। ये तो बहुत स्कैटर्ड मार्केट है। तो इसी तरीके से फॉर्मल एंड इनफॉर्मल की बात अगर हम करें तो फॉर्मल सेक्टर बड़ा स्टेबल होता है, इनफॉर्मल सेक्टर वल्नरेबल होता है। मतलब वहाँ कभी भी आपकी नौकरी जा सकती है, कभी भी आपको दूसरी जगह जॉब के लिए दौड़ना पड़ सकता है। साल में आधे टाइम आपको नौकरी मिलती है, आधे टाइम आपको नौकरी नहीं मिलती। फॉर्मल वर्कर एंड इनफॉर्मल वर्कर दो तरीके के एम्प्लॉइज हो सकते हैं। जो फॉर्मल सेक्टर में ट्रेड यूनियंस के अंदर सोशल सिक्योरिटीज का फायदा उठाते हुए, लेबर लॉ से प्रोटेक्ट होते हुए काम करते हैं, वो फॉर्मल है। और जो अनऑर्गेनाइज्ड है, जिनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, ट्रेड यूनियंस का कोई सपोर्ट नहीं है, और लेबर लॉ में भी मिनिमम वेजेस एक्ट के अलावा कोई कानून उनको प्रोटेक्ट नहीं करता है, ऐसे वर्कर्स को हम इनफॉर्मल कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन फिर भी जो मैंने कहा, इनफॉर्मल वर्कर्स का जो एरिया है इंडिया में बहुत बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट और वर्कफोर्स में रखता है। समरी में हम कह सकते हैं जो लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं उनको हम इनफॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। ये हमेशा नौकरी जाने के डर में जीते हैं, कभी भी इनका जॉब जा सकता है। ये एक तरीके का कैजुअल है, मतलब आज काम मिला तो ठीक है, कल नहीं भी मिलेगा तो चल जाएगा। इनका थोड़ा सा स्टेबिलिटी कैजुअल से थोड़ा सा ज्यादा होता है। 5 7 8 10 दिन 15 दिन तक का काम इनको मिल ही जाता है, फिर उसके बाद का इनको कोई तय नहीं होता। इनफॉर्मलाइजेशन जैसे जैसे होगा तो कैजुअलाइजेशन की तरफ बढ़ेगा मार्केट। जितना ज्यादा इनफॉर्मलाइजेशन होगा उतना ही ज्यादा कैजुअलाइजेशन भी होगा। नाउ with that note, let's move to the other part, जो कि फॉर्मलाइजेशन के बारे में गवर्नमेंट और इतिहास अगर हम उठा के देखें तो उसका जो बैकग्राउंड निकल के आता है वो क्या है। देखिए, सोशल पैटर्न जो हमारी सोसाइटी का है, मतलब जब 1951 में पहली बार इकोनॉमिक प्लानिंग की गई तो इनफॉर्मल सेक्टर को वहां भी जगह दी गई। मतलब क्या है कि हमारा इंडियन सोसाइटी शुरू से ही इनफॉर्मल बिजनेस सेक्टर के लिए फेवरेबल माना गया है।
हमारे यहाँ इनफॉर्मल सेक्टर को बनने में समय लगता ही नहीं। आदमी इनफॉर्मल सेक्टर में काम करके खुश है, भले ही उसको थोड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन वो लीगल पचड़े से थोड़ा दूर रहना चाहता है। इनफॉर्मलाइजेशन को जो सबसे बड़ा पुश मिला वो एलपीजी पॉलिसी 1991 के बाद में मिला, क्योंकि अचानक से बहुत सारे एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ने लगी जब बाहर के बिजनेसेस हमारे यहाँ पे आके काम करने लगे। सो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस था, जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसने इनफॉर्मलाइजेशन को एक सिस्टमेटिक इनफॉर्मलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया, जो कि बहुत ही इजीली अडॉप्ट कर लिया गया बाय दी सोसाइटी। नॉर्मली इनफॉर्मलाइजेशन के पीछे जो मेजर रोल होता है वो सप्लाई ऑफ दी लेबर फोर्स की वजह से होता है। जहां पे सप्लाई ज्यादा है वहां पे रेगुलर एम्प्लॉय रखने की जगह इनफॉर्मली उनको रिक्रूट कर लिया जाता है, फिर उनको कैजुअल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। 90% ऑफ दी वर्कफोर्स जो हमारी कंट्री का है आज भी, वो इनफॉर्मल की कैटेगरी में बना रहने में खुश है, बना रहता है और आज भी है। सो इनफॉर्मलाइजेशन हमारी इकोनॉमी का एक इनसेपरेबल पार्ट है। नाउ कुछ डेटा भी है जिसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 40 crores workers working in the informal or the unorganized sector, करीब करीब 40 करोड़ लोग जो हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर काम करते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपको थोड़ा चौंकाने वाली बात लगेगी, लेकिन इनफॉर्मलाइजेशन की वजह से ही इंडिया में पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, क्योंकि आदमी अपने इलाके में अपनी स्किल से नीचे का काम भी छोटे मोटे रेंटल पे, छोटी मोटी वेजेस पे करने को तैयार होता है। जब एक एग्जांपल दिया है आपके नोट्स में, करीब 1.5 लाख लोग जो हैं हम बेरोजगार हो गए एक छोटी सी मील के बंद होने पर। 1,50,000 लोगों की एक टेक्सटाइल मिल जो बंद हुई, तो 1,50,000 लोग उसमें अचानक से बेरोजगार हो गए। तो आप देखिए एक एक बिजनेस का इनफॉर्मल सेक्टर पे कितना इम्पैक्ट है। इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर को बैकबोन कहा जा सकता है इंडियन इकोनॉमी की, और इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन है उसके पीछे मेन रीजन भी इनफॉर्मल सेक्टर को रखा जा सकता है। देन डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमने बात की थी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट प्रेवलेंट इन एग्रीकल्चरल अलोन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर में ही डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने भी बताया था खेत पे 2 लोगों की जरूरत है लेकिन 5 लोग परिवार के काम कर रहे हैं, उन 3 लोगों का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ हर सेक्टर में है, खासतौर पे पब्लिक सेक्टर में बहुत है, सरकारी नौकरियों में बहुत है। जहां पे किसी 2 आदमी से काम चल सकता है वहां 5-5 लोगों को नौकरियां दे रखी है। इंडस्ट्री में भी आपको पब्लिक सेक्टर में जाएंगे तो ये समस्या आपको मिलने वाली है। तो सिर्फ अकेले एग्रीकल्चर तक डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्जरी और एग्रीकल्चर के अलावा स्पेशली पब्लिक सेक्टर, सरकारी सेक्टर में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। देन रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, काफी कुछ डेटा हमने लास्ट लेक्चर में रूरल एंड अर्बन के बारे में डिस्कस किया था। सो रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट के क्या पैटर्न्स हैं, क्या नेचर है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन अब हम कर लेते हैं। देखो, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो रूरल अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड नेचर का होता है। अभी डिसगाइज्ड मैंने आपको बताया, डिसगाइज्ड मतलब वहां पे एक छोटे से काम में एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से वहां डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। वो एक ही खेत है, 5 बीघा जमीन है, 2 आदमी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे 10 लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वो एक ही परिवार है। अगर वो वहां काम नहीं करेंगे तो उनको कहीं दूसरी जगह काम अवेलेबल भी नहीं है। इसकी वजह से क्या होता है, पर पर्सन कंट्रीब्यूशन या होल्डिंग साइज बड़ा कम हो जाता है। 5 बीघा में 2 आदमी काम करते, अब 5 बीघा के अंदर जो है 5 आदमी काम कर रहे हैं, 2 आदमी काम करते, एक एक आदमी का कंट्रीब्यूशन 2.5 बीघा निकलता, और अब 5 कर रहे हैं तो एक आदमी का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1 बीघा निकल रहा है। तो हर आदमी का 1.5 बीघा का नुकसान कंट्रीब्यूशन में होता है, इसलिए डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एक आदमी की कैपेसिटी है कि वो 2 से 2.5 बीघा जमीन को कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन वह 5 लोग लगे हुए हैं।
रूरल एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट का, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का एक और बड़ा कारण है लेक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसा मैंने भी आपको बताया कि अगर वो 5 लोग वहां काम नहीं करेंगे तो वो कहीं भी काम नहीं करेंगे, वो फिर भी अनएम्प्लॉयड ही कहलाएंगे। इससे बढ़िया है कुछ मदद कर रहे हैं, कुछ सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरा नेचर जो गांवों में आपको मिलेगा वो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जब फसल का टाइम है तब तो आपको कोई भी आदमी फ्री नहीं मिलेगा, गांव में लोग बहुत व्यस्त, बहुत बिजी मिलेंगे। लेकिन जब फसल का टाइम नहीं है तब उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं है, तो सीजनल बेसिस पर भी वहां अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। गांवों में जो इंडस्ट्रीज भी काम कर रही हैं वो भी कई बार सीजनल होती है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी इंडस्ट्रीज, जैसे ईंट बनाने का कारखाना होता है, जैसे ये जो भूसा जिसको बोलते हैं, इसको यूज करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये तब बनते हैं जब इन इन चीजों का खेतों से आउटपुट निकलता है। तो 5 से 7 महीने जो साल के, आप कह सकते हैं कि जो आधा साल है आदमी वहां एम्प्लॉयड होता है और आधा साल वहां आदमी अनएम्प्लॉयड होता है। अनएम्प्लॉयमेंट के पीछे जो मेन रीजन है वो है डिसगाइजनेस। एक काम पे एक से ज्यादा लोगों की सप्लाई अवेलेबल है, और दूसरा है सीजनल भी वहां लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। यही अनएम्प्लॉयमेंट का पैटर्न जब आप शहरों में ढूंढने निकलेंगे तो आपको थोड़ा अलग मिलेगा। शहरों के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 2 तरीके का है। एक तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट उन लोगों में है जो कि इंडस्ट्री के अंदर, चाहे माइनिंग हो, ट्रांसपोर्ट हो, कोई ट्रेड हो या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, उनके कामों में इन्वॉल्व है और उनको अभी काम अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। रीजन क्योंकि काम की डिमांड नहीं है। तो ये क्यों जनरेट होता है? पहला सबसे बड़ा रीजन है रैपिड पॉपुलिज्म। पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है अर्बन एरिया में वो बहुत गति से बढ़ रहा है, तो डिपेंडेंसी ऑन द इंडस्ट्री बढ़ती चली जा रही है। बर्डन जो इंडस्ट्रीज के ऊपर है वो बढ़ता चला जा रहा है इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो ज्यादा लोगों को भी इंडस्ट्री नौकरी नहीं दे सकती, उनको भी अपनी कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ सकता है। मतलब लेबर सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब लेबर सप्लाई बढ़ गई तो अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना जायज है। अर्बन एरिया में ही सारी की सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर भी वहीं पे ज्यादा दिखता है। देन टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा रोल है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट में। जो काम पहले 5 मजदूर मिलके कर रहे थे वो अब एक मशीन कर रही है, तो वो 5 लोग अब जो है अनएम्प्लॉयड हो गए। टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है टेक्नोलॉजी में बिजनेसमैन का। तो बिजनेसमैन जो है वो आ, लोगों की जगह मशीनों को प्रायोरिटी दे रहा है। उसके बाद है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, बड़ा फेमस कोटेशन है कि किसी देश में अगर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का क्वांटम ज्यादा है तो वो देश अपनी कब्र पर बैठा हुआ है। मतलब उसकी बर्बादी को फिर कोई नहीं रोक सकता। तो जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट का क्राइटेरिया है, वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्यों जनरेट होता है? सबसे पहला, एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है, देखिए आप, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, नंबर ऑफ एजुकेटेड पर्सन है सब्सटेंशियली इंक्रीज। पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा हो गए, उनके कंपैरिजन में कंट्री एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट नहीं कर पाई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगती है, हमारे यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जॉब ओरिएंटेड नहीं है। हमको आज भी, आज से जो 15 साल पहले हमने पढ़ा था वही आप आज पढ़ रहे हैं। 15 साल में दुनिया बदल गई लेकिन आपका सिलेबस नहीं बदला। तो जो एजुकेशन सिस्टम है वो जॉब ओरिएंटेड नहीं है, वो एक एक तरीके का लिंगरिंग सिस्टम है कि आपको टालते चला जा रहा है, आपको लटकाते चला जा रहा है कि यार ठीक है, डिग्री लेनी है डिग्री ले लो। सो डिग्री बांटने का सिस्टम है, इस वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है अगर बड़ी हैं तो उसके लिए जो स्किल सेट चाहिए वो बड़ा है। तो जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उस स्किल सेट के साथ में एजुकेटेड आदमी नहीं मिल पाता। तो ये भी एक बड़ा रीजन है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज तो सिग्निफिकेंटली बढ़ गई, बट उस सिग्निफिकेंस के हिसाब से नॉलेज बेस्ड लोगों का, स्किल बेस्ड लोगों का नहीं बढ़ा है। ये एक बड़ा आसान सा थोड़े बहुत डेटा के साथ में टॉपिक था। ये डेटा के साथ जो आपने पढ़ा है, ये डेटा के आप नोट्स बनाइए। इस डेटा को आप कहीं ना कहीं लिखिए कॉपी के अंदर। जो लेटेस्ट डेटा है, जो 16-17 तक का डेटा आपको जो बुक में दिया हुआ है,
प्लीज उस डेटा को आप यूज कीजिए, उसी डेटा को याद कीजिए, क्योंकि इस तरीके के टॉपिक्स में से डेफिनेशन और डेटा, बस इन्हीं दो जगह से क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा तीसरा कोई स्कोप इसमें नहीं होता। तो जब तक आप इसे करते हैं, टिल देन थैंक यू वेरी मच, स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर। बड़ा छोटा टॉपिक था, हार्डली 50-60 मिनट्स के लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो गया हमारा। रीडिंग इंडियन इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो रीडिंग पार्ट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।